नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। आज दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव ने ये ऐलान कर दिया है कि राघव सहित पार्टी के 2/3 सांसदों ने ये फैसला लिया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार माने जाते थे, उनका बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर क्या रही वो मजबूरियां या क्या था वो मनमुटाव जिसने राघव को झाड़ू छोड़ कमल थामने पर मजबूर कर दिया? आज चर्चा इसी पर, सबसे बड़े दल बदल पर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा का ये फैसला सामने आया और आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे जेपी यादव जी, सर बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे करणवीर सिंह जो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कमल टांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जेपी यादव जी, आप ही के पास, क्या इतने बड़े नेता का शामिल होना आखिरकार क्या वजह है? क्या विचारधारा से प्रभावित होकर वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं या फिर कोई राजनीतिक रणनीति के तहत शामिल किए गए हैं? देखिए, राजनीतिक रणनीति का विषय नहीं है ये, वो अपने मन से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की हालत अरविंद केजरीवाल के पाप, भ्रष्टाचार और अराजकतावादियों से भरा पड़ा है, उससे दुखी होकर के, तंग होकर के उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपने देखा, सभी सांसदों ने भी कहा कि किस प्रकार से पंजाब ने जो मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया था और पंजाब के जो जनता की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वो पंजाब से पैसा रिकवरी करके वो गुजरात और गोवा में अपनी पार्टी को खड़ा करने में लगा रहे थे, उसका दुख इन सांसदों को था। उन्होंने चेताया अरविंद केजरीवाल को कि पंजाब का पैसा पंजाब में लगना चाहिए, पंजाब के लोगों के विकास के लिए लगना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी आवाज को दबाना चाहता था। आपने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा में राघव चड्ढा जी को बोलने से रोका गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। उसी की पीड़ा और दर्द, पंजाब के जो लोगों की पीड़ा और दर्द राघव चड्ढा जी के मन में और दूसरे सांसदों के मन में था, उसी की परिणति यह हुई कि अरविंद केजरीवाल का जो घमंड था वो चूर चूर हुआ यहाँ पे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप ये कह रहे हैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, अचानक से 2/3 पूरे सांसद आपके यहाँ आ जाते हैं, सारे के सारे एक साथ मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो जाते हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो आम आदमी पार्टी के जितने लोग संस्थापक सदस्य थे, एक एक करके सबको आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे इनके सबसे खास आदमी आप आज बात करो तो शांति भूषण हो, कपिल मिश्रा हो, आशीष मिश्रा हो और साजिया इल्मी हो, ऐसे एक, मैं कह रहा हूं, लंबी फेसियत ऐसे नेताओं की है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में अपना खून पसीना जो है वो पार्टी के लिए दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अरविंद केजरीवाल के पाप, उसके भ्रष्टाचार और अराजकतावादियों की जो नीति उसकी चल रही है, उसके खिलाफ उन्होंने जो है ना भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ठीक है करणवीर जी, देखिए जेपी यादव जी को आपने सुना, उनका कहना है कि मोदी जी की नीतियों से आखिरकार सभी प्रभावित हैं और इसलिए पार्टी का दामन जो है सभी ने थामा है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये व्यक्तिगत असंतोष आपको नजर आ रहा है या फिर संगठनात्मक समस्या है? पूनम जी, अब सार्वजनिक होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब डर, दबाव और एजेंसियों के सहारे विपक्ष को तोड़ने की बन गई है। आज देश के अंदर चर्चा ये नहीं है कि विकास कौन कर रहा है,
चर्चा तो ये है कि कब नेता ईडी और सीबीआई के आगे झुककर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मोदी जी की क्या विकास की नीतियों से प्रभावित होकर राघव चड्ढा और उनके साथियों ने बीजेपी ज्वाइन की। आपको मैं दुरुस्त कर देता हूं यादव जी, ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों की भ्रष्टाचार की नीतियों पर जो कार्य कुशलता और कार्रवाई की जा रही है ना, रणवीर उस जी, कार्रवाई के सहारे आप मुझे आश्वस्त मत अरे, करें। सुनिए, आप पहले मुझे ये बताइए सुनिए, क्या सुनिए तो, सुनिए, ईडी आप और भी सीबीआई, सुनिए। ईडी सर, और आप भी सीबीआई सुन मोदी लीजिए, आप ने भी बनाई सुन है लीजिए। क्या? ठीक है ना, आपने अपना अरे, पक्ष सुन रख दिया, लीजिए। आपने अपना बनाई है पक्ष क्या? रखा। सुनिए तो जरा, उन्हें भी सुन तो सुन लीजिए, लीजिए। आप अपना पक्ष रखिएगा अभी थोड़ी अभी देर में। शांति रखिए। इन लोगों को बुलाकर आप अपना ही स्थान खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए देखिए, सुनते हमारा रहिए। स्थान मैं ये खतरे में कह रहा है, हूं कि हमारा ईडी स्थान सुरक्षित सुन है। लीजिए। आप अपनी चिंता अरे करिए। सुन तो लीजिए महाराज। आपका स्थान खतरे में सुन है लीजिए। या आपका स्थान खतरे में नहीं है, उसकी चिंता करिए। हमारा स्थान की चिंता हम अच्छे से करेंगे। थोड़ा सुन लीजिए। सुन रहा हूं, इसलिए बोल रहा अब हूं। मुझे बताते चलना कि सुन लीजिए। अब मुझे बताते चलना, अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी के मालिक है, उनके ऊपर ईडी की 10 दिन पहले अभी कार्रवाई 10-15 होती है दिन पहले, और वो 15 आज तारीख के भारतीय जनता आसपास की बात है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल पूनम जी, 15 दिन पहले उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या आप मुझे इस चैनल पर बैठकर आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से क्या दावा कर सकते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी? उनके ऊपर जिस तरह की ईडी कार्रवाई हुई थी वो अंजाम तक पहुंचेगी, या फिर पहले की तरह ही, चाहे हेमंत बिस्वा हो जो आज दुनिया में नहीं रहे, अजीत पवार हो, इसके अलावा और बहुत नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनको ईडी और सीबीआई के दबाव पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम किया जा रहा है। ये अब छुपी रहने वाली बात नहीं है। और ये बार बार कह रहे थे, अभी मैंने इनको सुना, पंजाब का हाँ, पैसा बीजेपी यादव जी, गोवा जवाब हरियाणा आपसे में लेना लगा है। रहे, गोवा और गुजरात में लगा रहे। आप बंगाल के अंदर कौन सा पैसा लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जो पैसा लगा रही है, जो धुआंधार रैलियां कर रही है, काम कर रही है, वहां पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो कौन से फंड से लगाए जा रहे हैं? क्या आप बताएंगे? क्या पीएम केयर फंड का हिसाब आप लोग देंगे? यही वो लोग थे जिनके ऊपर दबाव था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, या फिर सीबीआई ईडी की एजेंसियों का वेट करो, वो आप पे कार्रवाई करेंगी। और ये सिद्ध हो गया। अशोक मित्तल के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद में वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या होगा, हम सब जानते हैं। तो ये सरासर सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं, लोकतंत्र को धोखाधड़ी सिस्टम बना दिया है। ठीक है, चलिए हमारे साथ कमल टांग जी भी जुड़े हुए हैं। कमल जी से जरा समझ लेते हैं, ईडी का वार, ऑपरेशन लोटस साकार, क्या कहेंगे कमल जी? देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं, राजनीति के अंदर एक बड़ी अजीब सी चाल है कि सभी पक्षकार अपने अपने यहाँ पर अपने तरफ लोगों को खींचना चाहते हैं, और यही मेरे ख्याल से राजनीति के अंदर अभी के माहौल में नैतिकताओं को पीछे पछाड़कर लोग हथियाना चाहते हैं। तो जहां तक रही बात ये है कि आप एक दो को नहीं ले सकते हैं, तो आपने पूरी पार्टी के 2/3 को ले लिया, जिससे कि आपके ऊपर ये दल बदलू वाला भी नहीं लगेगा पार्टी से निकलने का। मूल बात यह है कि अभी नैतिकता के सवाल पर सब लोग नंगे हो चुके हैं, तो कौन किसको क्या कहे, क्योंकि किसी को भी जब मौका मिलता है कोई नहीं छोड़ता है। किसने छोड़ा है ये आप देख लीजिए, पूरा का पूरा इतिहास देख लीजिए। सभी लोग इस तरीके से उतावले पड़े हैं कि वो कौन किसके साथ आ जाए। और रही बात इसमें, ये जो उम्मीदवार जो इधर से उधर आते हैं, ये वो देखते हैं कि उनको फायदा किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा फायदा है वे उसके साथ। आप सोचिए कि जो लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, उनको किसने कहा है कि भाई आप पार्टी के अंदर कुछ करिए रहते हो, आप अपना स्टैंड लीजिए, आप पार्टी के अंदर रहते हुए अपना स्टैंड लीजिए। आपको पार्टी निकाले तब आप जाना ना, और राज्यसभा में तो आपको पार्टी भी नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पर आपको समस्या ही नहीं थी, आप खुल के बोलते, इवन आप पार्टी के अगेंस्ट बोलते। लेकिन ये है कि इससे इनको फायदा क्या होगा? अभी ये बीजेपी के साथ जाएंगे तो इनको फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो तो कई तरह के फायदे दे देती है। मतलब अब आप सोचिए कि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो लोग कांग्रेस के साथ बड़ा वफादार थे, अब कांग्रेस में सत्ता में नहीं है तो वफादारी क्या काम की? और ये बदस्तूर सब जगह चलेगा, कम या ज्यादा। हाँ, कोई जिस तरीके से अपने नैतिकता और सिद्धांतों के साथ यदि अगर वो झुकावा होगा तो वो राज्यसभा से ही इस्तीफा दे देगा कि ऐसी पार्टी से मैं राज्यसभा बना नहीं रहना मुझे।
लेकिन इतनी लेवल की, बड़ी लेवल की नैतिकता राजनीति में आज के समय में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अभी जिस तरीके से राजनीति का हाल है, उसमें जनता को इसी तरीके के दलबदलू लोग मिलेंगे जो सत्ता के समीप जाना चाहेंगे और सत्ता के साथ खेलना चाहेंगे। और इसमें ये नहीं है कि जो अभी सत्ता में नहीं है वो इसके लिए अपनी प्रतिज्ञा लिख के दे दें। उनके समय आएगा वो भी ऐसा ही करेंगे, इवन उनके राज्यों में आएगा तब भी वो ऐसा ही करेंगे। बेमेल जिसे कहते हैं गठजोड़, वो भी कर लेंगे क्योंकि हमें सत्ता हासिल करनी है। बिल्कुल, तो चलिए ये जेपी सारा यादव सत्ता जी। का खेल है। ठीक है, आऊंगी आपके पास कमल जी। जेपी यादव जी, देखिए कर्णवीर जी को आपने सुना और साथ ही अशोक गहलोत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, जब तक जो है नेता विपक्ष में रहता है तमाम तरह के भ्रष्टाचार आरोप ईडी की टीम पहुंचती है, छापेमारी होती है। आपने भी देखा, करणवीर जी ने भी जिक्र किया, जैसे ही वो नेता आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ के आए हैं। ठीक है, अगर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो जो तस्वीर लगातार नजर आ रही है उसको लेकर क्या मैं कहेंगे? उसी का जवाब आपको दे रहा हूं। 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। एक सांसद के ऊपर जो है वो ईडी का जो भी उसके अनियमितताओं को लेकर के, फंड की अनियमितताओं को लेकर के ईडी ने उस पर रेड डाली है। 6 सांसदों पे कोई किसी प्रकार का कोई ईडी या सीबीआई का नहीं है। लूप लाइन में एक तो होंगे एक आगे बात, भी, अगर शामिल दूसरी नहीं बात होते आप तो मेरी लूप लाइन में समझिए। होते। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई जो है वो मोदी जी की बनाई हुई नहीं है कि मोदी जी सरकार में आए उसके बाद में ईडी और सीबीआई बनाई गई है। ठीक है, ईडी और सीबीआई का जो काम है वो ईडी और सीबीआई कर रही है। और मैं ये कहना, आप कह रहे हैं कि आप उन पर कार्रवाई रहेगी, निश्चित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। वो दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और निर्दोष होंगे तो वो जो भी ईडी सीबीआई को जो भी लगेगा उसके अंदर उसके तहत कार्रवाई होगी। ईडी और सीबीआई को जो इनपुट मिलता है उसके आधार पर वो रेड डालती है। रेड डालने का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी दोषी हो गया, ठीक है ना। तो ये तो क्या कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियां है, या आरोप लगाना, इस प्रकार के आरोप लगाना करना, ये सब है। महाराष्ट्र में जो मोदी जी हुआ, के नेतृत्व के महाराष्ट्र ऊपर, में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, वो सबने देखा क्या हुआ, क्या किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज आम जनता का और इन्हीं के नेताओं का भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो राहुल गांधी की नीतियों से, राहुल गांधी की नीतियों से, जो लोग राहुल आज अशोक गहलोत जी क्या बात कर रहे हो? अशोक गहलोत जी क्या बात कर रहे हो? अशोक गहलोत जी खुद लंबे समय से राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, उनको समय नहीं मिल रहा मिलने के लिए। अशोक गहलोत जी को समय नहीं मिल रहा राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए। कांग्रेस पार्टी खुद अपने गिरेबान में जाके पहले एक बार, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में प्रभावित हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रभावित हो जाते हैं, कर्नाटक में प्रभावित, सभी जगह ऐसे ही विचारधारा से लगातार प्रभावित हो रहे हैं और सब शामिल हो जाते हैं अचानक से। देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से सभी जगह नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मोदी जी के ऊपर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है और जो लोग हैं उनका भरोसा है। और जिसको उचित लगता है, ये कोई संवैधानिक, अरे असंवैधानिक चीज तो वो थी, इंदिरा गांधी ने चलती हुई सरकार को गिराया है, वो असंवैधानिक था। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है और संवैधानिक रूप से जो चीजें है उन्हीं की पालना करती है। असंवैधानिक काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। असंवैधानिक काम करना कांग्रेस की फितरत है। इंदिरा गांधी ने चलती हुई सरकारों को गिराया था। सुन तो लीजिए, आप इतना झूठ मत बोल लीजिए कि झूठ भी शर्माने लग जाए। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने झूठ भी शर्माता है कि इतनी बेशर्मी से इतना झूठ कैसे बोल देते हैं। आप बताइए, भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात करने के लिए भ्रष्टाचार के आखंड में आपकी पार्टी डूबी हुई थी। आपकी पार्टी ने कहीं भी नहीं मौका छोड़ा है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम को उठा लाओ, आदर्श सोसाइटी को उठा लाओ, कॉमनवेल्थ गेम्स को उठा लाओ, अनाज को उठा लाओ, दाल को उठा लाओ, कोयला को उठा लाओ। अरे घोटालों की लंबी लिस्ट है आपकी। और आप राजस्थान की बात करो तो आप मुझे इतना बता दीजिए, आपकी राजस्थान सरकार के अंदर जो मंत्री था महेश जोशी, वो 7 महीने जेल में रह के आया, तो वो कौन से पूजा पाठ करने थोड़ी गया वहां पे? वो कि जेल में 7 महीने रह के पूजा पाठ करने गया है वहां पे? भ्रष्टाचार के अंदर आपका उस समय का जो एसीएस था सुबोध अग्रवाल, वो आज जेल में है।
सुन तो आपको लीजिए। पता है आपके बता रहा हूं। आरपीएससी के सदस्य जो जवाब दे है रहा हूं। चलिए वो जवाब दे रहे हैं, हैं। वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिए तो जरा। मैं तो ये कह रहा हूं, आप आज इस चैनल में बैठे हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आज एज ए प्रवक्ता आप बैठे हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अशोक मित्तल के ऊपर ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी, वो किसी निर्णय तक पहुंचेगी, या फिर अजीत पवार या हेमंत बिस्वा की तरह उसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा? अगर आज ये कार्रवाई जारी रहती है ना, जब तो आप ये वॉशिंग मशीन को हम मानेंगे कि चलो ठीक है, ये इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए। अगर इन केस वो बरी हो जाते हैं, ये रुक जाती है, तो फिर स्वीकारना पूरे मन से। और आप भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़नी पड़ेगी। जिस भारतीय जनता पार्टी को आप बार बार पवित्र नदी बता रहे हैं, वो दलदल बन चुका है, भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का गढ़ बन चुका है। जो भी व्यक्ति हो अत्याचार करके, भ्रष्टाचार करके, दुराचार करके आपकी पार्टी में आता है, वो पाक-साफ हो जाता है। आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, आपने महेश जोशी के ऊपर आरोप लगाए, आरोप तो आपने राजेंद्र यादव के ऊपर भी लगाए थे, आज कहाँ है वो? क्या उनको सजा दिला दी आपने? क्या उनको, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, आज जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो आपने उनकी कार्रवाई बंद कर दी। लालचंद कटारिया के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, उनके ऊपर कार्रवाई बंद कर दी। रिचपाल मिर्जा के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, उनके ऊपर आपने कार्रवाई बंद कर दी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, वो आपकी पार्टी में गए, वहां आपको लगा कि यहाँ वोटों की फसल नहीं कटेगी। आज जब वो वापस कांग्रेस में आ गए, उनको लगा कि आदिवासी के हक हकूक की बात कांग्रेस कर सकती है, किसान के हक हकूक की बात कांग्रेस कर सकती है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। आपसे तो मेरा सीधा सवाल है, ये जो 10 आदमी 7 सांसद आए हैं, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद नहीं बनाया है। पंजाब की जनता को इन्होंने सपने दिखाकर उनके वोट लिए हैं, वहां सरकार बनाई है, बजाय इसके कि विपक्ष में खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उसी तरीके से लोकतंत्र को बंदी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवालों को जवाब दूंगी। जेपी यादव जी आऊंगी आपके पास, कमल जी के पास जाना है अभी मुझे। कमल जी आऊंगी आपके पास। जेपी यादव जी आप से जवाब लूंगी। करणवीर जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन कमल जी, क्या ये घटना राजनीति में व्यक्तित्व बनाम पार्टी के ट्रेंड को मजबूत करती हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ लोग अपने पार्टी की विचारधारा से तो बिल्कुल ही नहीं बदल रहे हैं और ना ही सिद्धांतों पे चल रहे हैं, राजनीति के सिद्धांत भी छोड़ दिए। अब जब आप व्यक्ति की बात भी कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, वो व्यक्ति भी सत्ता में है इसलिए प्रभावित हो गए, नहीं तो वो क्यों प्रभावित? अच्छा ये बताइए, इन लोगों से पूछा जाए, अभी जैसे राज्यसभा में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको पार्टी भी नहीं निकाल सकती, आपको राज्यसभा से बर्खास्त नहीं कर सकती। एक बार आप राज्यसभा के मेंबर हो गए तो रहोगे। तो ऐसी सूरत में आप बने रहते हैं ना, और अपने कम से कम लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं। अगर आपको वाकई राजनीति क्या करने गए थे राज्यसभा में, जनता के मुद्दे उठाने, उठाइए। किसने आपको मना किया? जो भी वहां पर बिल आ रहे हैं उसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए और उसके अंदर अच्छे समाधान या अच्छी पॉइंट्स या सेक्शंस को इन्वॉल्व कराइए। ये काम करने के लिए आपको भेजा है, वो तो आप उस पर तो ध्यान आपका शायद बहुत ही कम होगा। ज्यादा ध्यान इस बात पे है कि कैसे हम किसी सत्ता के पास रहे हैं या किसी और, जैसे मान लीजिए आप जब तक आप पार्टी की सत्ता के साथ इन्वॉल्व थे, अब सत्ता में इन्वॉल्व नहीं है आप पार्टी की, तो आप बीजेपी की सत्ता में शामिल हो रहे हैं। तो तात्पर्य अगेन यही हो गया है कि सत्ता कहाँ है। जहां सत्ता है, जिसमें सत्ता का सुख मिले, चाहे वो जब पंजाब के अंदर थे तो पंजाब का सुख मिल रहा था, जब पंजाब का सुख हट गया क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी खुद वहां सुख ले रहे हैं, तो अब आपको यहाँ का सुख चाहिए। तो आपने कहा बीजेपी अभी तो बढ़िया है, चल रही है, अगले चुनाव भी 2029 में होने हैं, तब तक तो केंद्र में सरकार उनकी है ही। तो ऐसी सूरत में, और दिल्ली में उनकी सरकार है अभी, तो वहां पर ज्यादा सत्ता के समीप रहेंगे क्योंकि ये दिल्ली रहते हैं। तो और बाकी लोग भी जो है वो सत्ता के समीप ज्यादा रहेंगे क्योंकि किसी तरीके से वो आ गए हैं इस पोजीशन पे कि वो सत्ता के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आज बीजेपी सत्ता में और उनको बार्गेनिंग करनी है, क्योंकि ये सभी लोग हर समय कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, सभी कर रहे होंगे। आप चाहें तो ईडी सब जगह भेज सकते हो, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो सब करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको, आपको करवानी किस पे है जांच, और आपको ईडी को भी पता है कि इतने सारे केस में से कौन से केस लेने हैं, तो आप भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कह भी दोगे कि साहब ये अनियमितताएं थी भी सही,
अब उस पर कार्रवाई कितने सालों में होगी, एक्शन होगा कि नहीं होगा, या खारिज हो जाएगा, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मामला देख रहे हैं कि इतने समय के बाद निचली कोर्ट ने तो खारिज ही कर दिया उसे, अब वो हाई कोर्ट ने वापस उसे देखा है। तो आपकी तैयारी किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से ये एजेंसीज अपने तथ्यों को चार्जशीट बना के पेश कर पा रही है कि कम से कम उसके ऊपर सुनवाई और आगे मामला तो चले, उसे खारिज थोड़ी कर देंगे। तो ये सारी चलिए, ठीक चीजें है। दिखा जेपी रही है यादव जी, कि देखिए दामन सारा में दाग तो सबके है, इसे आप चाहे जो है स्वीकार ना करें, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पर सबके दामन में कुछ ना कुछ दाग लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरा ये कि संजय सिंह तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि रणनीति के तहत सातों को शामिल कराया बीजेपी ने। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि पंजाब की जनता ने इनको आवाज़ उठाने के लिए बनाया है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कि वो जनता की आवाज़ ही उठाएंगे, अरविंद केजरीवाल की आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो जनता की आवाज़, पंजाब की जनता की आवाज़ उठाने के लिए, पंजाब का पैसा पंजाब में लगे, वो आवाज़ उठाने के लिए वो सांसद बने और निश्चित रूप से वही काम वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो उनको गुलाम बनाना चाह रहा था कि मैं जैसे कहूँ आपको वैसा करना है, वो लोग उनकी बात नहीं माने। और आज संजय सिंह जी तो किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, वो तो हर जगह आपने देखा होगा, उनको पहले भी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। उनकी बयानबाजी का बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं है। और ये संजय सिंह की वजह से ही एक कारण ये भी है कि संजय सिंह की जिस प्रकार से नीति और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने उसमें ले रखा है ना, संजय सिंह चाहता है कि इस आम आदमी पार्टी के अंदर मेरे अलावा दूसरे जो समकक्ष के नेता है वो सारों को मैं बाहर कर दूं और अरविंद केजरीवाल के बाद में मैं इस आम आदमी पार्टी पे कब्जा कर लूं। ये संजय सिंह की सोच है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से, आप सुनिए एक बार, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, ईडी और सीबीआई को लेकर आरोप लगा रहे हैं। आप पहली बात तो बता दूं आपको भी, ईडी और सीबीआई मोदी जी लेके नहीं आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके टाइम में ईडी और सीबीआई के द्वारा कितने केस फाइल हुए, कितने केस फाइल हुए और कितने केसों के अंदर आपने कार्रवाई करी उस समय? क्या सारे केसों के अंदर आपने फांसी पे चढ़ा दिया? ईडी सीबीआई का काम करने का अपना एक तरीका होता है, वो उस तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो स्वतंत्र एजेंसियां होती है उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती है। आपको बता दूं मैं, ये काम आपके हैं, ये देश आपके 1975, ये देश जो है ना रणवीर जी, ये देश आपके 1975 को भूला नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास जेपी यादव जी जरा रुकिए, जरा रुकिए, जरा रुकिए तो जरा समय की कमी है जेपी यादव जी। करणवीर जी, जिस तरीके से राघव चड्ढा की दूरियां पहले से भी नजर आ रही थी, क्या नेतृत्व कार्यकर्ताओं के बीच जो है यहाँ पर संवाद पूरे तरीके से खत्म हो गया था ये लग रहा है, और अचानक से फिर सभी का धीरे धीरे संवाद खत्म हुआ और सभी एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए? पूनम जी, देश के अंदर जनता के बीच संवाद तो वाकई में खत्म हो गया है। इस देश का प्रधानमंत्री भी खुद के मन की बात करता है, देश के मन की बात नहीं करता। आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ ये भी हो गई है कि कौन कब लोकतंत्र को कमजोर कर पार्टी बदल कर चुने हुए जनप्रतिनिधि कब जनता के मत का दुरुपयोग कर जाए, इसका भी डर सबसे बड़ा बन गया है। तो विपक्ष को डराकर खत्म किया जा रहा हो, चुनाव को चुनाव नहीं समझा जा रहा हो, डर का तमाशा बना दिया जा रहा हो। आज बीजेपी देश में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही नेता को चाहती है। ये चाइना के मॉडल पर चलना चाहते हैं। कांग्रेस साफ कहना चाहती है भारत एक विचार है, एक पार्टी का गुलाम नहीं बनेगा, अंग्रेजों का गुलाम भी नहीं बनाता। ये वही अंग्रेजों वाली नीति लाना चाहते हैं। जेपी यादव जी, ठीक है, समय की कमी है, जरा रुकिए। कमल टांग जी, कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता है। कांग्रेस एक पार्टी की और एक नेता की गुलाम है। ये तो कांग्रेस ठीक है, चलिए सुनिए आपको जेपी यादव जी जरा रुकिए, जेपी यादव जी जरा रुकिए, समय की कमी है, मुझे कमल टांग जी इससे जवाब लेना है। कमल टांग जी, क्या जनता के जनादेश का ऐसे में सम्मान बना रहता है? वहीं दूसरा सवाल ये कि इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है इस तरीके की राजनीतिक घटनाओं से? ये बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के अंदर जनता को जो उम्मीद और जो आशा होनी चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि लोग इस नैतिकता को चाहते हैं कि हमने जिन्हें वोट दिया है या जिन्हें पार्टी बना के एक तरीके से खड़ा किया है, वो सभी इस तरीके के कैंडिडेट्स लेके आए जो कि किसी भी हालत में टूटे नहीं और सिर्फ हमारे मुद्दों की बात उठाए। अभी यादव साहब कह रहे थे कि वो पंजाब की बात उठाएंगे, तो उनको कौन रोक रहा था? वो आप पार्टी में रह के भी उठा सकते थे, क्योंकि आप पार्टी तो उनको राज्यसभा से निष्कासित नहीं कर सकती थी ना। तो फिर अभी समस्या कहाँ थी? तो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि
आपने काम नहीं करने से ज्यादा आपने सिर्फ सत्ता को भोगने के लिए किया, और ये जनता देख रही है। और इससे ही जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति कम होता जाता है फिर, कि अरे ये लोग तो कहीं भी चले जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, जहां इनको सत्ता का सुख मिलेगा वहां चले जाएंगे। चलिए ठीक है। आपको फिलहाल आप जरूरत क्या सभी है? मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जो है राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों ने भी जो है दल बदल तो कर लिया, बीजेपी का दामन भी थाम लिया, लेकिन इसी के साथ कई सारे सवाल वो खड़े होते हैं कि जिस जनता ने जो है अपना महत्वपूर्ण वोट देकर इनको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते हैं और अब ऐसे में ये करते हैं, तो क्या जनता के जनादेश का सम्मान बना रहता है? और वहीं दूसरा ये कि क्या इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता? फिलहाल कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।